देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका आज हम टर्म 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, टर्म सेकंड की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर हम 8 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और चैप्टर नंबर 8 का आपका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो यहाँ से आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज बी विद मी। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो क्या है सर? एडिट। हाँ बच्चे बोलो। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टर्म 2 में क्वाड्रिलेटरल्स। टर्म 2 में कौन सा? ओके ओके। टर्म 2 में सबसे पहले चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जहां पे भी क्वाड्रिलेटरल आएगा ना, तो मैं एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना दूं, ठीक है ना, ताकि बार बार क्वाड्रिलेटरल ना लिखना पड़े। जैसे हम ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का सिंबल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल का सिंबल सा बना देंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहला टाइप रहता है ट्रेपीजियम। तो व्हाट इज ट्रेपीजियम, कोई बताएगा? सर पैरेलल साइड्स आर इक्वल। कुछ भी देखो, सर ट्रेपीजियम की शेप तो मेरे को पता है, ये शेप से नहीं, डेफिनेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, सब डेफिनेशन आप करनी है। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल, लिखो मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप, हेडिंग डाल लो, क्वाड्रिलेटरल in which exactly one pair of opposite side is parallel is called trapezium। ठीक है, तो ये आपका ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है। फिगर आपको बता देते हैं, देखो इस टाइप की फिगर। सर सस्ता ट्रायंगल बोल दे, बोल दूं? बस ऊपर से एक लाइन लगा देने का है, बाकी सब कुछ बीच में। ठीक है, तो ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AB जो है DC के पैरेलल है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। ये हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है व्हाट इज ट्रेपीजियम। ठीक है, सुखमनी आवाज आ रही है ना आपको? ट्रेपीजियम में दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड पैरेलल होती है। अरे नहीं मेरे बेटा, देखो आप लिखो, बता रहा हूँ। ट्रेपीजियम in which non-parallel sides are equal in length। ठीक है, is called isosceles trapezium। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मतलब ऐसे ही फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये ट्रेपीजियम है बेटा, वो ट्रेपीजियम बनेगा जो ये लाइन आएगी वो नॉन पैरेलल होगी। ठीक है, देखो साइड में ये जो AD और BC, AD ये जो है ना इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। नॉन पैरेलल साइड अगर लेंथ में इक्वल है तो उसको कैसे बोल देते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये सब डेफिनेशन याद करनी है आपको। क्लियर? लिख लो। ट्रेपीजियम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको सर आप स्केलिन ट्रेपीजियम करवाओगे क्या? नहीं यार, बोला कम कर यार, पढ़ाने तो देख सुन सर। नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के दो वैसे करवा दिए ना, इस वजह से। तुम अभी शांति रखो, पढ़ाने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ट्रेपीजियम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आता है पैरेललोग्राम। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? क्या? Whose parallel sides are equal। देखो ध्यान से सुनो बेटा, कुछ ना चीजों को आपने जब बचपन में पढ़ा ना 8th लेवल तक, आपने सब उल्टा सीधा चीजें पढ़ लिया। हमने आपसे पूछा डेफिनेशन और आपने मुझे क्या बताना शुरू कर दिया? उसकी प्रॉपर्टीज बतानी शुरू कर दी। तो आप लोगों के दिमाग में ना चीजें सब ऊट पटांग से सेट हुई पड़ी है।
उसको सही तरीके से सेट कर लो। अभी जिस तरीके से मैं आपको कोऑर्डिनेटर बताऊंगा इसको ऐसे ही अपने माइंड में सेटल करना। अगर आपने अभी भी इस साल भी ऐसे ही कर लेना उल्टा सीधा तो आपको आगे दिक्कत देगी बहुत ज्यादा। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन याद करो तभी कुछ समझ में आएगा। हाँ क्या बोलो? आखिरी में क्या लिखा था आइसोसेलेस में? थोड़ा सा रह गया। कौन सा बेटा? हाँ बस लेंथ में रह गया, लेंथ बस। R लेंथ equal in इज length, ठीक कॉल्ड है? आइसोसेलेस। R equal in length, ठीक है? तो पैरेललोग्राम बस क्या सर होता हो है? गया। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल in which both pairs of opposite sides are parallel, ठीक है? पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें दोनों बोथ पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है? तो देखो उसको आपको बना के दिखाते हैं। ये मान लो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? और आप देख पा रहे हैं इन विच AB जो है बेटा वो किसके पैरेलल है? वो DC के पैरेलल है। एंड जो AD है वो किसके पैरेलल है बेटा? BC के पैरेलल है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो सुखमनी जो आपने बोला वो गलत नहीं है, बट मैंने आपसे डेफिनेशन पूछा था, आपने मुझे प्रॉपर्टीज बतानी शुरू कर दी। प्रॉपर्टीज नहीं बतानी है, अभी डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन बतानी। तो उसको ऐसे ही याद करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? सर जो आपने ये बॉक्स बनाई है पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेट। पैरेललोग्राम ये कौन सा? ये ऊपर वाला इसके ऊपर छोटा वाला बॉक्स, छोटा डब्बा। Yes, हाँ sir. सर ये बोल रहा है। भाई जब भी मैं छोटा सा ऐसा बॉक्स बनाऊंगा इट स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल, शुरू में बोला था ना। तो मैं तो समझ गया था। अब क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ ऑल साइड्स आर पैरेलल। बार बार क्वाड्रिलेटरल लिखना ना पड़े इसलिए छोटा सा बॉक्स बना दिया करूंगा मैं। सर जैसे यू लिख दो ना बस। अरे यार तुम क्यों शोर मचाते हो इतना? अपना अपना तरीका होता है ना। ट्रायंगल्स के लिए ट्रायंगल का सिंबल बनाते हो ना, ठीक है ना? तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाओ ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? आपने शायद कभी ना कभी लाइफ में देखा भी होगा, अगर किसी ने ऐसा बोला ना ABCD, जैसे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। आगे हमने छोटा बॉक्स बना दिया, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD छोटा बॉक्स ABCD इज इक्वल्स टू 2 लाइन और DM। मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा ऐसे क्लास से, बहुत बोलता हूँ। ठीक है, हो गया बेटा? कॉपी कर लिया? पैरेललोग्राम का कंटेंट हो गया कॉपी। आगे बढ़ते हैं। देखो पैरेललोग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रोम्बस। तो 4th नंबर पे आता है रोम्बस। अब बताओ रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर और ट्रेपेजियम दोनों का मिक्सचर। सुपरा करे कुछ भी बोलता है जी। सुखमनी जी रोम्बस पता है? क्षितिज व्हाट इज रोम्बस? नहीं पता? तो अब लिखो पैरेललोग्राम in which one pair of adjacent sides equal is called rhombus। ठीक है बेटा, तो ये आपका रोम्बस का डेफिनेशन होता है। ठीक है, रोम्बस क्या है फिर से सुन लो। अगर किसी पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं बेटा तो उसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका फिगर वगैरह बना के आपको पूरा समझा देते हैं। देखो इसकी फिगर कुछ जनरली इसी टाइप की बनाई जाती है। ठीक है, तो ये ABCD। ठीक है, अब इसमें मान लो ये पैरेललोग्राम में आपको लग भी रहा होगा कि AB DC के पैरेलल है और AD जो है BC के पैरेलल लग रहा है ना। अब मान लो कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, कोई भी एडजेसेंट पेयर इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रोम्बस बोल देंगे। जबकि आप लोगों ने, मेरे को पता है आप लोगों ने रोम्बस क्या सुना होगा, युग बोलो मत बीच में, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मैं अभी तुम चुप रहो, जब मैं बोल रहा हूँ तब तुम नहीं बोलोगे, जब मैं चुप हो जाऊं तब मेरे से डाउट पूछ के तुम बोलोगे, वापस मत बोलना बिल्कुल।
ठीक है, जब मैं चुप हो जाऊं तो मेरे से तुम तब डाउट पूछोगे, आप बीच में मत बोलो। देखो रोम्बस में जनरली जो बच्चों को डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है कि एक पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस होगा। अगर आप लोगों ने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी है 8th क्लास में, तो आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि रोम्बस में अगर चारों साइड इक्वल होंगे तभी वो रोम्बस बनेगा। मतलब सॉरी, एक पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल होते तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ रखा है, तो वो डेफिनेशन में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है। एक्स्ट्रा कैसे है वो भी हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, अगर किसी पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली चारों साइड इक्वल हो जाती है। आपको ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ। सिर्फ एडजेसेंट पेयर इक्वल करने से अगर चारों साइड इक्वल हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा क्यों बोले। ठीक है, तो रोम्बस का ये बेसिक डेफिनेशन है। आपको चारों साइड इक्वल बोलनी है, आप चारों साइड इक्वल बोल दो। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं बोलना, मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा है ना। हमें क्या करना होता है, डेफिनेशन वो होती है जिसमें मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ जाए, उस सफिशिएंट से हमारा काम चल जाना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है इट इज सफिशिएंट, ये ज्यादा नहीं है ना ये कम है, इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, अब युग तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे। मैं भी वही बोल रहा था, वो ठीक। स्क्वायर जैसे, बस वही। ठीक है, इसको बना लिया आपने, डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिख लिया आपने। Yes, चले आगे sir. बढ़े, आगे बढ़ने। ठीक है, देखो तो ये रोम्बस हो गया हमारा। रोम्बस के बाद ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। रोम्बस के बाद वी विल डील विद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, लिखो मेरे साथ साथ। आप पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree is called rectangle। अब इसमें भी आप लोगों ने पक्का ये पढ़ा होगा कि एक पैरेललोग्राम में अगर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तभी वो रेक्टेंगल होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होने से भी वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, आप लोगों को जो छोटे लेवल पे चीजें पढ़ाई जाती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। इवन तो आप विश्वास मानना, अपने स्कूल में भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे नहीं चारों एंगल 90 करो। अगर आप एक एंगल 90 कर दोगे तो चारों अपने आप 90 हो जाएंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें सपोज करो एंगल ए 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगल, जबकि स्कूल में क्या बोलेंगे, नहीं जी हमें तो चारों एंगल 90 डिग्री चाहिए। स्कूल वाले ऐसा बोलेंगे। आपको जरूरत नहीं है चारों एंगल 90 डिग्री करने की, सिर्फ एक एंगल को 90 दिखा दो बहुत है। अब स्कूल वालों की सुनो, स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, चारों करो। तो चारों कैसे होंगे वो सुनो। पैरेललोग्राम में ना आप आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ोगी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। सही है, अब आगे सुनो, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 कोइंसिडेंट एंगल। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो गया, 90। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो मेरी बात समझ में आई आपको। अगर मैं एक पैरेललोग्राम में एक एंगल को अगर 90 कर देता हूँ तो यार बाकी तो ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं ना, तो मैं क्यों दिखाऊं। मेरी बात समझ रहे हो। होता क्या है, एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो आप, कि हमने उतना बोल दिया जिससे ऑटोमेटिकली बाकी सारा काम हो जाएगा। एंगल की जो डेफिनेशन है उसमें यही होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए किसी पैरेललोग्राम में तो रेक्टेंगल हो जाएगा। बट कुछ बुक्स में आप इसी डेफिनेशन में क्या पढ़ोगे कि चारों एंगल 90 होने चाहिए। इसी तरीके से रोम्बस में भी आप कुछ बुक्स में ये पढ़ोगे कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए। चारों साइड अगर आप इक्वल करना चाहते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू शो दैट दीज आर इक्वल। जैसे अगर हमने ए बी इक्वल टू बी सी कर दिया तो ऑटोमेटिकली बी सी ए डी के इक्वल ही है। वो क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। सुखमनी आपने सबसे पहले यही बोला था आज की क्लास में कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। ऐसी ए बी किसके इक्वल होती है, डीसी से। सो यू कैन सी ये चारों साइड अपने इक्वल हो तो गई चारों साइड इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है। हम क्यों एक्स्ट्रा बोले, जब वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल बोलने से चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो हम एक्स्ट्रा क्यों बोले। मेरी बात समझ रहे हो। आपको उतना शो करना है दैट इज सफिशिएंट, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है एक्स्ट्रा आपको कुछ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, आपको इतना ही शो करना है, आप टेंशन मत लेना ज्यादा। ठीक है, बाकी आपके स्कूल के टीचर परेशान करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू शो दैट ईच मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सारे 90 होंगे। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया रेक्टेंगल भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर पॉइंट, दैट
इज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है वो देखो, 6 नंबर पे आएगा आपका स्क्वायर। सर ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देखो यही प्रॉब्लम है ना, आप लोगों के दिमाग में गलत डेफिनेशन कुछ नहीं है, अभी उसको ठीक करना। स्क्वायर क्या होता है? अ रेक्टेंगल in which one pair of adjacent side equal is called square, ठीक है ना। देखो इसने भी क्या बोला ना, युग ने, इसने भी डेफिनेशन गलत बोल दी। इसने बोला चारों साइड इक्वल, अरे चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती है, फिर तुमने इसमें अलग क्या बोला? ये ना, यही सब चीजें समझनी है आपको कि आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हो। आप लोगों का डेफिनेशन सही नहीं है, उसको ठीक करना है। जितना आपने बचपन में पढ़ा वो आपने आधा अधूरा सही ढंग से नहीं पढ़ा। इस बार इसको प्रॉपरली लाइन वाइज लगा लो माइंड। ये तो सारे क्वेश्चन गलत करते रहोगे, जब तक डेफिनेशन याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन कोई समझ नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना आपको, सारी डेफिनेशंस पहले क्लियर करो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाले। ध्यान रखना। देखो एबीसीडी स्क्वायर कब होता है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटर स्क्वायर कब होता है? सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसे रेक्टेंगल शो करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो उस क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसमें एक एंगल 90 दिखाना पड़ेगा, तो वो रेक्टेंगल बन गया। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगी। अब आप क्या दिखा दो, इसमें कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, वो कोई भी पेयर है सब चल जाएगा। मान लो ये इसके इक्वल हो गया या ये इसके इक्वल हो गया, कोई भी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आप इक्वल दिखा दो। अगर किसी रेक्टेंगल में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर बन जाता है। अभी युग बोला था सर चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने रोमबस में थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है तो चारों अपने आप ही इक्वल हो जाती है। सो यू डोंट नीड टू शो दैट, ठीक है ना। आप तो बस एक काम करो, किसी भी रेक्टेंगल में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, स्क्वायर बन जाएगा। देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारी कंफ्यूजन है। रीजन क्या है, आप लोग के जो छोटी क्लासेस में ना आपके दिमाग के अंदर सही ढंग से इनपुट नहीं डाला जाता है चैप्टर का, तो पूरे दिमाग में आपकी खलबली मची हुई है चैप्टर को लेकर। ये इसलिए सबसे मुश्किल चैप्टर आपके सिलेबस में। इसको समझने के लिए आपको मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही दिमाग में डालो, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा जैसे बता रहा हूँ उसको उसी सीक्वेंस में उसको ऐसे ही याद करना जितना मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग मत चलाना। थोड़े दिन तक अगर अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करोगे ना इस चैप्टर में तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आप अपनी वही 8th की जो गलत नॉलेज है वो यूज करते रहो। ऐसा नहीं कह रहा मैं 8th में गलत पढ़ा है, सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ा है। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज कब पढ़ानी चाहिए ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो आपने पहले उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ लिया, सिस्टम से पढ़ना और वैसे ही याद करना, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है बेटा। चलो इसको कॉपी कर लो, ये स्क्वायर हो गया। एक टॉपिक हो रहा है काइट का, उस पर वैसे क्वेश्चंस नहीं आते बट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पूरे हो जाएंगे। हमारी एनसीईआरटी में काइट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है बट फिर भी कवर कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्क्वायर लिख लिया आपने, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं काइट में क्या होता है। देखो अब क्वाड्रिलेटरल, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल in which both pair of adjacent sides are equal, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, adjacent side equal होती है but opposite sides are not equal, but opposite sides are not equal। ऑल्दो इस टॉपिक पे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, काइट के ऊपर। तो ये कैसी फिगर बनती है इसकी, देखो इस तरीके से होता है कुछ, काइट तो देखी होगी आपने लाइफ में कई बार, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इसका फिगर रहता है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है ना, यू कैन सी कि एडजेसेंट साइड तो आपको इक्वल लग रही होंगी बट अपोजिट साइड दूर दूर तक इक्वल नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इसी को ही काइट बोलते हैं, क्लियर। अब काइट में नीचे अलग से ऐसे पूछ मत बना देना इसके, ऐसे ये बनाने की जरूरत नहीं है। काइट उतना ही पोर्शन होता है जितना मैंने ऊपर बनाया, ठीक है। ये आपका काइट का फिगर है, क्लियर। और इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, बहुत ही हमें जरूरत नहीं उसको पढ़ने की, कभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो तब बता दूंगा।
ऑल दो आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा इसके डायगोनल्स वगैरह कैसे होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, 90 डिग्री बनाते हैं। ये सब अभी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि काइट पे क्वेश्चन ही नहीं आते, ज्यादा पढ़ के क्या करोगे। जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे कवर अप करा, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मैंने तो आपको थोड़ा सा शुरू से ही एक्स्ट्रा करा के चल रहा हूँ। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के सिस्टम से हम नहीं चलेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सिस्टम से चलो, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहना, ठीक है। चलो चलिए बेटा कॉपी, अब एक बार इसको रिवाइज कर लो क्या पढ़ा है, फिर आगे पढ़ाते हैं। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, वो है हमारा, हेडिंग डाल लो हैशटैग करके, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बताऊंगी आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, या हम इसको थ्योरम नंबर 1 भी बोल सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। आपका जो भी मन है वो आप हेडिंग डाल सकते हैं। वो क्या है, लिखिए प्रॉपर्टी 1 क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। डिवाइड इट into two congruent triangles, ठीक है। सर ये THM क्या है? हाँ, ये P1 के बाद THM। ये थ्योरम नंबर 1 भी डाल सकते हो हेडिंग, थ्योरम 1 भी लिख सकते हो, या प्रॉपर्टी 1 भी हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। यार अभी ना इसमें अपडेशन आया है तो राइटिंग में दिक्कत आ रही है, मैं से लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेट हो जाएगा, क्लियर। तो क्या है आपका थ्योरम 1 या डेफिनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम इसको पूरा प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसे क्लास आपका 40 मिनट्स का ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्कनेक्ट होने का रिकनेक्ट आपने नहीं करना। इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो मान लेते हैं बेटा, अभी थोड़ी देर जरा पहले देख लो, हल्का हल्का लिखना, पहले यहाँ पे ध्यान लो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम कौन सा है, ABCD। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो पैरेललोग्राम है, एंड आल्सो लेट AC इज अ डायगोनल, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक डायगोनल है जिसका नाम है AC, ये हो गया। अब फिगर बना लेते हैं, फिर टू प्रूफ बना लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका फिगर बनाते हैं, एक मिनट। देखो मान लेते हैं यही वो पैरेललोग्राम है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें हमने क्या करा, A को C से ज्वाइन कर लिया, डायगोनल हो गया। हमको क्या प्रूव करना है, इस डायगोनल ने इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी तो आप टर्म 1 में पढ़ ही चुके, तो व्हाट टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल, एक तो ले लो आप ADC, और इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे ट्रायंगल CBA के। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक, इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो देखो, प्रूफ देखो इसको। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो AB है बेटा वो पहले है आपके किसके, DC के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AC क्या है, ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान से सुनो बेटा, अगर AB इसके पैरेलल है और इसको हमने ट्रांसवर्सल लिया है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या लिखा कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, क्लियर। इसको इक्वेशन 1 ले लो और रीजन डाल दो ऑल्टरनेट इंटीरियर। लाइकवाइज इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल,
AC क्या है बेटा, इसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ से फिर हमने क्या बोल दिया बेटा कि एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। तो इसमें भी आपका रीजन सेम ही रहेगा, ऑल्टरनेट दे देंगे। तो बस अब इजीली हमारा प्रूफ हो गया। फिगर तो आपने शायद बना ली होगी, तो अपनी कॉपी में देख लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे हम इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है बच्चे। जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि जो AC और AC है वो तो कॉमन है इसके बीच में, तो ये तो हमने कॉमन यूज कर लिया। क्लियर? और देखो आगे हमने बोला कि एंगल DCA ये तो इक्वल है किसके, एंगल BAC के। अब ये कहाँ से आया बेटा, ये आया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। और देखो एंड एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये भी कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखो तो यहाँ से हमने क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल है बेटा ADC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CBA। तो इसके रीजन क्या लिख सकते हैं, बाय, बोलो, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल रूल लिख लो या एक्सियम लिख लो, एंगल साइड एंगल एक्सियम, ठीक है। बस हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। समझ आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो बेटा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो वो एग्जाम में कभी आता नहीं है, ऊपर वाला तो फिर कभी कभी आ जाता है। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, जैसे आप क्या कर सकते हो ना, आप A को C से ज्वाइन कर लो डायगोनल को, ठीक है, कर लिया। अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और हमने वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए भी थे। कौन से थे, ADC को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था आपके ट्रायंगल BCA से, ठीक है ना। हमने ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट किए थे, हाँ ठीक है, ये दो ट्रायंगल, क्लियर। अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल, बाय सिंप्लिसिटी। समझ में आ रही बात? तो थ्योरम सेकंड का मैं प्रूफ आपको लिखवाने नहीं वाला, ओरल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी मैंने अभी ऊपर कराई थी।